शौर्य, वीरता, आध्यात्मिक, जिसकी धरती का नाम पूरे विश्व में है, उस राजस्थान की धरती से अलग अलग विधानसभा से चुनकर आए सभी माननीय विधायकों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपको बहुत विश्वास से, भरोसे से जनता ने चुनकर भेजा है और इस जिम्मेदारी के साथ भेजा है कि आप जनप्रतिनिधि के नाते अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाएंगे, लोकतंत्र की राज्य की विधायी संस्था में बैठकर लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनको भरोसे को पूरा करेंगे। मुझे आशा है कि आप सब चुनकर आए विधायक इस राज्य के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए सामूहिकता से काम करते हुए जो राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है उसकी परंपरा को भी कायम रखेंगे। राजस्थान का विधानसभा का इतिहास, उसकी समृद्ध परंपरा, परपाटियां पूरे देश के राज्य के विधानमंडलों को मार्गदर्शन देती है। हम सबका सौभाग्य है कि इस विधानमंडल से के नेता के रूप में हमारे वरिष्ठ नेता माननीय उपराष्ट्रपति जी, जिन्होंने लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, प्रतिपक्ष के रूप में काम किया, उन्होंने इस विधानसभा की समृद्ध परंपरा कायम की। मोहनलाल सुकाड़िया हैं, जयनारायण व्यास साहब हैं, सभी ने एक समृद्ध परंपरा कायम की और हमारे विधानसभा अध्यक्षों ने भी यहाँ की परंपरा, परपाटियां, नई इनोवेशन करके इस विधानसभा की गौरवशाली परंपरा को बढ़ाने का काम किया। हमारे राजस्थान के इतिहास को जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जब राजाओं का राज हुआ करता था उस समय भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुआ करती थी। उस समय भी विधानसभा में कुछ निर्वाचित, कुछ मनोनीत सदस्य होते थे जो उस राज्य के कल्याण के लिए काम करते थे। और हम भारत के इतिहास को जब देखते हैं तो भारत का इतिहास भी हमेशा हमारी लोकतांत्रिक परंपरा, परपाटियां, हमारी जीवन शैली में लोकतंत्र रहा। इसलिए राजस्थान में विशेष रूप से लोकतंत्र की विचारधारा, लोकतंत्र की कार्यशैली, ये हमारे विचारों में रही है, हमारी कार्यप्रणाली में रही है। इस नाते आपका सौभाग्य है कि आपको राजस्थान विधानसभा का सदस्य होने का मौका मिला है। मुझे भी इस विधानसभा के सदस्य होने का मौका मिला। यहाँ के अनुभव का, यहाँ की कार्यप्रणाली की, यहाँ की परंपराओं का लाभ मुझे मिला और मैंने कोशिश की कि देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा के अंदर हम अच्छी परंपराएं, अच्छी परपाटियां जो मेरे पूर्व अध्यक्षों ने इस लोकतंत्र के मंदिर में कायम की, मैंने उन्हीं का अनुसरण करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम सब गौरवशाली हैं कि दुनिया के अंदर इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक प्रणालियां, हमारी चुनाव व्यवस्थाएं निष्पक्ष, निर्वाध, पारदर्शी, ये दुनिया को अचंभित लगता है। जब P20 सम्मेलन में
कई देशों के स्पीकर आए, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर चुनाव प्रबंध प्रणाली है। 90 करोड़ मतदाता, अनुमानित 70 करोड़ मतदाता मतदान करते हैं और राज्य के से लेकर पंचायत से लेकर दिल्ली तक हमारी सभी संस्थाएं लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, लोकतांत्रिक परंपराओं से चलती है, लोकतांत्रिक निर्णयों से चलती है। और इसी विधानसभा के अंदर हम चर्चा, संवाद, विचार विमर्श, लोकतंत्र की ताकत, सहमति असहमति से हमने इस राज्य के कल्याण का काम किया, समृद्धि का काम किया और देश में 75 साल के अंदर हमने इसी लोकतांत्रिक पद्धति से विचार विमर्श, संवाद, चर्चा से हमने इस देश को आगे बढ़ाया। और आज इसी परंपरा से हम हमारी सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में कर रहे हैं, क्योंकि आप राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं और राज्य की विधायिकी ये सर्वोच्च संस्था है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में बैठकर अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र के कल्याण की, विकास की, वहाँ के लोगों के आकांक्षा अपेक्षाओं की बात भी करें और उसके साथ राज्य के विकास की, कल्याण की, उसकी समृद्धि की, राज्य के प्रमुख मुद्दों के अभाव अभिव्यक्ति की बात भी करें। और मैं कह सकता हूं कि देश की कई लोकतांत्रिक संस्थाओं के उदाहरण है कि इन्हीं संस्थाओं से बैठकर विधायकों ने राज्य के नेता बने, देश के नेता बने। ये संस्थाएं केवल हम एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर विधायक केवल अपने क्षेत्र तक सीमित रहेगा, जो धीरे धीरे मैं लोकसभा में भी देख रहा हूं, विधानसभा में भी ये परंपरा देखता हूं कि धीरे धीरे विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा तक के क्षेत्र तक सीमित दायरे में बात करता है। आपको चुनकर एक विधानसभा में भेजा है, लेकिन कल्याण की जिम्मेदारी आपकी पूरी राज्य की दी है, इसलिए आप राज्य विधानसभा के सदस्य हैं। इस नाते जब राज्य के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो तो व्यापकता हो, विशालता हो। हम पूरे मुद्दे पर राज्य का कल्याण कैसे हो सकता है, सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सहमति असहमति हमारी हो सकती है, लेकिन प्रतिपक्ष भी अगर मुद्दा उठाता है और हमें लगता है कि ये इससे कल्याण हो रहा है, सकारात्मक दिशा है, तो सरकार को भी सकारात्मक तरीके से उसको लेना चाहिए। क्योंकि पूरी राज्य के अभाव अभिव्यक्ति, जानकारी, मुद्दों की जानकारी, कष्टों की जानकारी केवल एक जगह से मिल सकती है, तो राज्य की विधानसभाओं से मिल सकती है, जहां आपको पूरे राज्य के बारे में, वहां हो रही घटनाओं के बारे में, वहां की परिस्थितियों के बारे में, वहां लोगों के अभावों के बारे में, वहां की चिंताओं के बारे में आपको विधानसभा के माध्यम से अगर सकारात्मक रूप से सरकार इन सब उठाए मुद्दों को, राजनीतिक, कुछ मुद्दे राजनीतिक आधार पर होते हैं, कुछ मुद्दे केवल हमें विरोध करना है उसके आधार पर हो सकते हैं, लेकिन उसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जिससे लगता है कि इससे इन मुद्दों को सकारात्मक दिशा से ले सकते हैं, तो उससे राज्य का कल्याण होगा, तो हमें भी सोचना चाहिए। और दूसरा, मुझे लगता है कि विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में जो नया इनोवेशन करते हैं, नए नए काम करते हैं, जिससे वहाँ के जीवन में परिवर्तन करने का आपने काम किया, वहाँ के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में काम किया, उसकी भी सदन में चर्चा होनी चाहिए। मैं विधानसभा के अध्यक्ष से कहूँगा कि एक दिन सदन में सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो उन्होंने जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की और सामाजिक प्रयासों से किस तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन किया, सामाजिक परिवर्तन किया, आर्थिक परिवर्तन किया, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन किया, गरीब व्यक्तियों के जीवन का परिवर्तन करने का काम किया, अगर उसकी हम चर्चा करेंगे तो हमें एक दूसरे के अनुभव से सीखने का मौका मिलेगा और हमें लगेगा कि इस विधायक ने इस इनोवेशन करके, इस काम करने से
अगर इतना परिवर्तन कर दिया तो मैं भी क्यों नहीं करूं, इसका भी एक दिन यहाँ पर रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसका एक अपेक्षित परिणाम यहाँ पर आएगा। राज्य विधानमंडल का मुख्य काम कानून बनाना भी है। हम भी यहाँ जब किसी विधेयक को लाते थे तो बड़ी चर्चा होती थी, संवाद होता था। पहले हम नए नए थे तो कोई विधेयक लाते तो हम देखते थे कि ये बोल रहे हैं कानून पे बोल रहे हैं। हम कई बार सोचते थे कानून इतना सा है, सारा परिप्रेक्ष्य ले लिया। कुछ दिनों सीखते रहे, बैठे अनुभव किए, लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया जब हमें ये लगता था कि क्योंकि यहाँ पर जो कानून बोलने वाला हर विधानसभा लोकसभा का अलग अलग प्रक्रिया परंपरा होती है। यहाँ एक श्रेष्ठ परंपरा है कि जो स्पष्ट आएगा वो स्पष्ट बोलेगा। हम हर कानून को, अगर कानून कोई नया कानून बन रहा है ठीक है, लेकिन हर कानून कभी ना कभी बना होगा। भारत की सरकार ने पहली बार देश में आजादी के बाद नए कानून परिवर्तन करने का काम किया। ऐसे यहां पर कोई कानून 1860 का होगा, 65 का होगा, 1904 का होगा, 1922 का होगा। जब वो कानून में कुछ नया परिवर्तन संशोधन लाए तो हम जब कानून बना था जब से लेकर अभी तक उस पर होने वाली डिबेट चर्चा को अगर हम देखें पढ़े तो हम जब कानून पर डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, तो मेरा दावा है आप एक विधानसभा नहीं राज्य के नेता बनेंगे, लोग आपको सुनेंगे। इसी विधानसभा के अंदर माननीय भैरू सिंह जी ले लें, मोहनलाल सुखाड़े जी ले लें, लोग बैठते थे 10-10, 12-12 घंटे लगातार सिटिंग करते थे। मुझे याद है राजेंद्र राठौड़ जी ले लें, गुलाब कटारिया जी ले लें, ये लोग लंबे समय तक विधानसभा कभी छोड़कर नहीं जाते थे। आजकल मैं विधानसभा में जब देखता हूं तो 15, 20, 25 लोग रहते हैं। आपको जनता ने बड़ी अपेक्षाओं से साथ चुनकर भेजा, और नए विधायक भी नहीं बैठते। पुराने तो चलो फिर भी बैठते हैं, नए विधायक भी नहीं बैठते। और जो बैठेगा, सुनेगा, अनुभव प्राप्त करेगा, वही तर्क से बात करेगा। हमारे साथ कई साथी हमारे साथ बैठे जो हमारे साथ कंपटीशन रहते थे, पर्ची लगाने में सुबह भगते थे जल्दी जल्दी। तो सवाल यह है कि कानून बनाते समय अगर आप तर्क से बात करेंगे, तार्किक तरह से बात करेंगे, तो जो कानून बनाने वाला, लेजिस्लेटिव वर्क करने वाला व्यक्ति है, वो भी कानून बनाते समय 3 बार चर्चा करेगा कि मैं कानून बना के ले जा रहा हूं। कुछ विद्वान विधायक ऐसे हैं जो मेरे इस कानून की पूर्ण समीक्षा करेंगे। तो मुझे आशा है हर सरकार कानून कल्याणकारी राज्य के लिए लाती है, कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन कानून बनना, कानून के साथ रूल्स बनना, उसका एग्जीक्यूशन होना, कई बार न जनता को पता, न विधायकों को पता कौन सा कानून बन गया, क्यों कानून बन गया, उसका इंपैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, और बहुत लंबा प्रभाव पड़ता है उसका। इसलिए कानून बनाते समय, एक्ट बनाते समय भी और रूल्स बनाते समय भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और कानून बनाते समय जितनी आप सारगर्भित चर्चा करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम आएगा, कानून उतना ही कल्याणकारी बनेगा। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कानून बनाते समय हमें परिप्रेक्ष्य में, मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह करूंगा, कुछ सलाह हम भी इनको देंगे, कुछ अगर सहयोग होगा तो इनको करेंगे, कि धीरे धीरे राज्य की विधानसभाओं की जितनी डिबेट चर्चा है उनको हम एक लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म पर ला दें। भारत की संसद ने जितनी भी राज्य विधानसभाओं की डिबेट है, चर्चा है, बजट है, वो एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। आप सारे राज्यों के बजट को हमारी लोकसभा की साइट पर देख सकते हैं। आप जब कभी बजट पर चर्चा करेंगे तो किस किस प्रदेश ने कौन कौन सा बजट किसके लिए रखा है, कितना खर्चा हुआ है,
तो हम इसी तरीके से जितनी चर्चाएं हुई है अभी तक, जिन विषयों पर चर्चा हुई है, आप विषय डालें, सब्जेक्ट डालें, आज तक 1952 उसके पहले भी अगर यहाँ पे रिकॉर्ड हो तो उस तक की चर्चा आएगी, तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी। उन मुद्दों पर भी, अकाल के मुद्दों पर भी कब कब क्या प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर तरीके से हम चर्चा कर पाएंगे। इसी तरीके से बजट पर विभागों के डिमांड पर चर्चा, बजट के समय भी बजट पर पहले के बजट का अनुभव, पहले के बजट के अनुमान, आज के अनुमान, वास्तविक अनुमान, आंकड़े। हमारे राव राजेंद्र सिंह जी भी विधानसभा में नहीं है, लेकिन जब बोलते थे हम सुनते थे कि कितनी तैयारी के साथ आते हैं, तो लोग उनको सुनते थे, समझते थे। तो बजट पर डिबेट करते समय केवल मेरे क्षेत्र में ये स्कूल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए, विधानसभाओं का जो स्तर है ना वो इतना ही रहने लग गया, केवल अपने इलाके की बात करना कि बजट प्रदेश का है, आप प्रदेश के सदस्य हैं, आपको जब बजट पर चर्चा हो तो आज तक जो बजट लाए उनके क्या अनुमान हुए, उन बजटों का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या क्या उसका कल्याण हुआ, और जिनके लिए बजट लाए थे उस बजट का उस अंतिम व्यक्ति के आर्थिक सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। जब उसकी उस तरीके से आप डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ इस बजट से परिवर्तन हुआ और उस बजट का लाभ नहीं मिला, या इस बजट को कई बार तो मार्च के एंडिंग में, एक महीने में खर्च किया, पूरे साल में कई बार बजटों को मार्च के अंतिम सप्ताह में या अंतिम महीने में खर्च किया जाता है। इस परंपरा को परिवर्तन करने का लाभ मिलेगा जब बजट पर, उस विभाग की अनुदान मांगों पर आप व्यापक चर्चा करेंगे। मेरे पूर्ववर्ती माननीय सदस्यों ने बहुत गंभीरता से सब मुद्दों पर आपसे चर्चा कर ली है। मेरा तो आपसे आग्रह है कि हमें अब नई टेक्नोलॉजी की ओर भी जाना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि 100% क्वेश्चन ऑनलाइन लगे, पेपरलेस विधानसभाएं हो। आपके आने वाले समय में ये विधानसभा डिजिटल बने, ताकि यहाँ पर बैठकर ही अच्छा विद्वान माननीय विधायक सब चीज़ों को पढ़ के बोल सके। और टेक्नोलॉजी का जितना अपन उपयोग करेंगे उतनी बेहतर चर्चा संवाद कर पाएंगे, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे स्थगन हो, चाहे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो, चाहे बजट हो। इन सारी चीज़ों का पहले तो हम विधानसभा के अंदर पेपर कटिंग ही मिलती थी यहाँ पर। मुझे आशा है कि नए विधानसभा के अध्यक्ष सबको डिजिटल कर देंगे, घर बैठे वह सब चीज़ों की मांग करें। आपको जिस विषय पर बोलना है, जिस सब्जेक्ट पर बोलना है, आपने बटन दबाया, उस सब्जेक्ट पर आपको आज तक की डिबेट, चर्चा, उसके संबंधित सारे विषय मिल जाएंगे, तो और बेहतर चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि इस विधानसभा का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हमें सौभाग्य विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम और सभा के सदस्यों, यहाँ की गौरवशाली परंपरा, प्रपाटियाँ, यहाँ की डिबेट, चर्चाएं, यहाँ के वाद विवाद के अंदर कृष्णवान भी चलते थे। असहमति भी व्यक्त होती थी, विरोध भी होता था, लेकिन धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर जो परंपराएं डरने लगी, ये बहुत अच्छी परंपरा नहीं। मैं यहाँ भी उसका विशेष रूप से कहूँगा, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर हमारे संसद में कभी व्यवधान पैदा नहीं होता। मैं राज्य की विधानसभा में आग्रह करूँगा कि राज्यपाल हमारे संवैधानिक पद पे हैं, कम से कम उनके भाषण पर, अभिभाषण पर कोई गतिरोध पैदा नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम अध्यक्ष जी से मिले, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है तो उसका विषय उठाएं। कोई लाभ नहीं मिलता, सदनों में गतिरोध से कोई बेहतर परिणाम नहीं होगा, और गतिरोध से हम जनता का कल्याण भी नहीं कर पाएंगे।
हम सार्थक परिणाम जब भी ला पाएंगे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जब हम सदनों में चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, मुद्दे उठाएंगे, तो हम कार्यपालिका की पारदर्शिता भी ला पाएंगे और कार्यपालिका के एग्जीक्यूशन के अंदर भी बेहतर ला पाएंगे और शासन के अंदर भी, सरकार में भी पारदर्शिता जवाब देते कर पाएंगे। इसलिए सदन चर्चा, मुद्दों पर, विषयों पर संवाद के लिए है। ये सदन में हमने बरसों तक लोकतंत्र पे चर्चा से, संवाद से, सहमति से, असहमति से, डिबेट से हमने इस राज्य और देश के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन किया है, ये इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किया है। लोकतंत्र ही शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, दुनिया में हमने साबित किया है। और आज हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान, अब संविधान की डिबेट हम जब कभी किसी परिपक्व और बहुत अनुभवी नेता को सुनते हैं तो उन्होंने संसद की पूरी, संविधान की पूरी डिबेट के एक एक शब्दों को उन्होंने पढ़ा है। जब एक एक संविधान की सदन पर आप एक एक संविधान की एक एक धाराओं पर कितनी लंबी चर्चा हुई, बहुत देर तक चर्चा हुई। उस समय भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई सहमति थी, हर विषय पर सहमति असहमति होती थी, लेकिन सहमति असहमति करते करते हमने एक बेहतर संविधान बनाया जो आज हम सबका मार्गदर्शन है। आवश्यकता होने पर हमने परिवर्तन भी किया। इसलिए मुझे आशा है कि राज्य विधानसभा के अंदर भी हम चुनकर आए, सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, ये हमारे लोकतंत्र की एक अच्छी परंपरा है कि हम दोनों पक्ष मिलकर राज्य के महत्वपूर्ण हितों पर, जनता के जिन बुनियादी सवालों पर, और हम किस तरीके से मिलकर इस राज्य को समृद्धशाली, गौरवशाली और एक अच्छी परंपराओं के साथ इस राज्य को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में सबसे अग्रणी रूप से ले जाएं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक लंबा संगठन का अनुभव है, लंबी कार्य प्रणाली का अनुभव है। इसका लाभ निश्चित रूप से राज्य को मिलेगा। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो लंबे समय तक विधायक रहे, जो मंत्री के रूप में भी काम किया है, मुझे लगता है उनके अनुभव का लाभ इस संवैधानिक संस्थाओं को मिलेगा और इस संवैधानिक संस्थाओं में वो नई परंपराएं, नई परिपाटियां, श्रेष्ठ परंपराओं को कायम रखकर सबको अधिकतम समय बोलने का अवसर देंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत